हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। ये आपका आईसीएसई क्लास 9 का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री आर नोन एज स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन एंगल्स के साथ प्रॉब्लम्स को डील करने में हमें बहुत आसानी होती है। ठीक है, इन एंगल्स के अलावा जो भी एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स। जैसे आपका हो गया, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे आपको 11 डिग्री हो गया, 49 डिग्री हो गया, 61 डिग्री हो गया, 79 डिग्री हो गया, ईटीसी। ये सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं वो स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए क्या होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं। Trigonometry basically applies on a right angle triangle. We know that this is vertex A, this is vertex B, this is vertex C. We say that ABC is a right angle triangle at P. Okay, now you know that in trigonometry there are 6 ratios. Basically the ratios are sine, cos, tan, cosec, sec and cot. Basically there are 6 ratios in trigonometry. Okay, now if this is right angle, that means angle B is 90 degree. Okay, and angle A plus angle C is the sum of two angles is 90 degree. That means angle A is a acute angle and angle C is also an acute angle. Okay, now if angle A is 30 or angle A is 45 or angle A is 60 or angle A is 90 or angle A is 0, then what will be the values of the angles. इस चैप्टर में हमको वही पढ़ना है कि अगर एंगल A 0 हो जाए, एंगल A 30 हो जाए, एंगल A 45 हो जाए, एंगल A 60 हो जाए, एंगल A 90 हो जाए, तो वैल्यूज क्या क्या आएंगे हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या वैल्यूज आने वाले हैं। तो डायग्राम वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम 45 के केस में डील करते हैं कि 45 आप कैसे बनाओगे। अगर मैं आपको दूं, इफ आई टेल यू दैट ड्रॉ एन एंगल, draw a right angle triangle in which one angle is 45 degree. Now simply you will draw this diagram, this figure in which there A B C, यहाँ पे एक राइट एंगल है और बाकी जो बचे एंगल्स होंगे। अगर ये एंगल, अगर ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हो तो आप बोल सकते हो कि सर आइसोसेलेस का मतलब तो होता है एक ऐसा ट्राइंगल जहाँ पे दो साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पे इसका उल्टा साइड में हाइपोटेनस होता है और हम जानते हैं कि हाइपोटेनस क्या होता है, एक ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है और एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में तो दो लॉन्गेस्ट साइड पॉसिबल है नहीं, यानी कि ये आपका तो इक्वल साइड हो नहीं सकता। तो आपका इक्वल साइड कहाँ होगा? आपका इक्वल साइड ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो अगर आपका इक्वल साइड्स अगर ये और ये है तो we know that in a triangle if two sides are equal then the angles opposite to that sides are also equal. इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में, और वो राइट एंगल ट्राइंगल कैसा हो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो, तो इसका उल्टा एंगल होता है ये और इसका उल्टा एंगल होता है ये, यानी कि इस साइड का एंगल ऑपोजिट ये, इस साइड का एंगल ऑपोजिट ये, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री था तो ये कितने होंगे? 45 डिग्री, और ये भी कितने होंगे? 45 डिग्री। तो हम लोगों को 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में ट्राइंगल मिल गया है और हम देखेंगे कि 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में जितने भी रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट वैल्यूज क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कैसे बोलोगे? तो आप बोलोगे सिंपली सर साइन तो मुझे पता है कि ये पी बाई एच का रेशियो होता है, तो आप पी से एच को डिवाइड कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं यहाँ पे कौन है पी, कौन है एच और कौन है बी और उसका वैल्यूज़ कितने हैं। तो हम सिंपली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो तो आप सिंपली एक्स से शुरुआत करते हैं कि लेट दिस साइड बी एक्स एंड दिस साइड बी ऑल्सो एक्स।
because two sides are equal, and we know that this is our base or it may be our perpendicular, depending upon which angle we are going to consider. If I consider this angle, then the side opposite to this angle will be our perpendicular. अगर मैं एंगल ए को कंसिडर करता हूं तो हमारा उल्टा साइड जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा. अगर मैं एंगल सी को कंसिडर करता हूं, अगर मैं करूं तो इसका उल्टा साइड आपका ये हो जाएगा, तो आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो परपेंडिकुलर का चूज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एंगल चूज करना है. आपने एंगल ए चूज करना है और आपने एंगल सी चूज करना है. अगर आपने एंगल ए चूज किया तो आपको हमेशा उसका उल्टा साइड को परपेंडिकुलर मान के चलना पड़ेगा, और अगर आपने एंगल सी चूज किया है तो आपको हमेशा उसका उल्टा साइड पी मान के चलना पड़ेगा. आप इसको ट्रिग्नोमेट्री का रूल समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन आपको ये माइंड में दिमाग में बैठ जाना चाहिए चीज कि जो एंगल आप कंसिडर करते हैं उसका उल्टा साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो एंगल आप कंसिडर कर रहे हैं एक्यूट एंगल, उसका उल्टा परपेंडिकुलर होता है. तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जिस एक्यूट एंगल को भी कंसिडर करते हैं उसके उल्टा में हमेशा आपको पी फिक्स कर लेना है. एच हमेशा फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, और बी आपको उसके रिस्पेक्ट में मिल जाएगा. तो मुझे जानना है sin 45 का वैल्यू, तो मैं इस एंगल को कंसिडर कर रहा हूँ. हमेशा याद रखिएगा, मैं अभी इस प्रॉब्लम में एंगल ए को कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पर साइड में लिख भी रहा हूँ कि एंगल ए को मैं मान के चल रहा हूँ. ठीक है, आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल. नाउ टेल मी, इफ दिस साइड इज एक्स, दिस साइड इज एक्स, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस साइड. एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमको दो साइड मालूम होता है और हम जानते हैं कि राइट एंगल उल्टा में ये साइड लॉन्गेस्ट साइड है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम we know that h square equal to p square plus b square. This means the angle opposite to right angle is our hypotenuse. अगर हमने इस एंगल को कंसीडर किया है तो इसका उल्टा एंगल हमारा होगा परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग जो बच गया वो हमारा बेस. तो हमको p का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, सिंपली पुट इन द वैल्यू. ये लिख दो यहाँ पे, p का वैल्यू x स्क्वायर है, b का वैल्यू x स्क्वायर है, और h हमको निकालना है. h स्क्वायर तो निकालना है नहीं, तो h स्क्वायर नहीं निकालेंगे, सिर्फ h निकालेंगे. तो यहाँ पे हम रूट लगा देंगे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर का रूट कितना होता है, ये होता है आपका रूट 2x. तो सिंपली हमारा h हमको मिल चुका है, ये है हमारा रूट 2x. अब हम आराम से निकाल सकते हैं. हमको ये वैल्यूज पता है, हमको ये वैल्यूज पता है, ये वैल्यूज पता है, चिपका दो यहाँ पे वैल्यूज का. तो p बाई एच क्या है, हमने इसको कंसिडर किया है, तो इसके उल्टा में ये होता है p हमारा, तो ये होगा हमारा BC, और हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा AC. तो BC आपका x है, हाइपोटेनस आपका रूट 2x है, x काट दो, आंसर आपका आ जाएगा 1/√2. सिंपली आपको cos 45 का वैल्यू निकालना है. तो cos 45 जो होता है वो हमारा b बाई एच का रेशियो होता है. हमारा इसके रेस्पेक्ट में ये p था, तो b हमारा बेस, यानी कि हमारा बेस ये बन जाएगा. तो आप लिख सकते हो सर यहाँ पे बेस की जगह पे आप AB लिखो और h की जगह पे आप AC लिखो. तो मैंने लिख दिया यहाँ पे AC. AB का वैल्यू कितना, आप बोलोगे x. AC का वैल्यू कितना, आप बोलोगे रूट 2x. x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में 1 बच गया, नीचे में रूट 2 बच गया, चिप गया, आंसर आपका आ गया. sin 45 1/√2, cos 45 1/√2. नेक्स्ट हम देखते हैं tan 45 के लिए. आप जानते हैं कि tan 45 होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो. जो हम एंगल मान रहे हैं उसका उल्टा में होता है हमारा परपेंडिकुलर. तो ये हमारा BC परपेंडिकुलर बन गया, रिमेनिंग साइड हमारा बेस बन गया, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स ही होता है. बोलिए ना नहीं हाइपोटेनस यहाँ पे, तो BC कितना हो जाएगा x, AB कितना हो जाएगा x, दोनों से दोनों काट दो, आंसर आपका आ जाएगा 1. सिंपली 1 आंसर हो गया. हमने साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, tan निकाल लिया. अब बारी है कॉसेक की, कॉसेक 45 निकालने की. आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप जान लो कि साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस का रेशियो होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, और tan का रेशियो होता है p परपेंडिकुलर बाय बेस. सिमिलरली कॉसेक का रिलेशन होता है h बाई p, सेक का रिलेशन होता है h बाई b, और कॉट का रिलेशन होता है b बाई p. आप देख रहे हो कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप सिंपली बोलोगे सर ये दोनों में उल्टा रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है. तो आप आज के बाद से याद रखना कि साइन जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक का उल्टा होता है. ठीक है, कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, और tan जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है. अगर मैं उसको रिवर्स वे में कहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सर ये जो कॉसेक होता है वो आपका साइन का उल्टा होता है.
ये जो आपका सेक होता है वो आपका कॉस का उल्टा होता है, और ये जो आपका कॉट होता है वो टेन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो सिंपली मुझे साइन का वैल्यू पता है तो मैं कॉसेक 45 तो आराम से निकाल सकता हूँ। मैं क्या बोलूँगा कि सर कॉसेक 45 कुछ नहीं, बस साइन 45 का रेसिप्रोकल है। तो साइन 45 कितना निकला आपका 1/√2, तो 1 के नीचे 1/√2 चिपका दो तो इसका रेसिप्रोकल तो आंसर कितना आएगा, 2 आंसर आएगा। सिंपली अगर मैं पूछूँ आपको सेक 45 कितना होता है तो आप बोलोगे सर मुझे तो कॉस 45 पता है, उसका उल्टा कर दीजिए। तो 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2, मेरा आंसर निकल गया। अब अगर मैं पूछूँ बताओ कॉट 45 कितना होता है तो आप बोलोगे सर मुझे tan 45 पता है, 1 होता है, 1 के नीचे 1 मान लो, या फिर उसका उल्टा कर दो, 1 का उल्टा क्या होता है, हमको 1 ही मिलता है। तो आपका साइन 45, कॉस 45, tan 45, कॉसेक 45, सेक 45, कॉट 45 आपको मिल गया है। ओके, चलिए हम अपना डिस्कशन मूव करते हैं 30 और 60 की तरफ, ठीक है। तो 30 60 तुमको दिख रहा है इस ट्राइंगल में, क्या दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम लोगों को एक और ट्राइंगल क्रिएट करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे आपको 30 भी दिख जाए और 60 भी दिख जाए। तो आप लोग सोच के जरा बताओ कि ये कैसे हो सकता है, आप एक ट्राइंगल को कैसे बना सकते हैं 60 और 30, जिसमें एक ट्राइंगल में दोनों एंगल आपको मिल जाए, 60 भी मिल जाए और आपको 30 भी मिल जाए, बताइए। शुरू करते हैं। हमने 45 का माजरा खत्म कर दिया है। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज around 45. Now we are going to discuss this 30 degree and 60 degree. Suppose I have an equilateral triangle. Suppose, as I told you earlier, that trigonometry basically applies on a right angle triangle. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यानी कि कोई और ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, इसको क्रिएट कर देंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ये इक्विलैटरल है, कन्वर्ट कर दो राइट एंगल ट्राइंगल में, आपका ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और मैं जानता हूँ कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। कहने का मतलब अगर ऑल साइड इक्वल तो ऑल एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि ये अगर ये एंगल 60, ये एंगल 60 तो ऑल एंगल 60 ही होगा। तो अगर मेरा तीनों एंगल 60 है तो एक प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि जब भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स से, ये एक वर्टेक्स है, तो जब भी आप एक वर्टेक्स से इसके उल्टा साइड यानी कि ऑपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी कि 90 एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर मतलब 90 एंगल बना हुआ बेस के साथ, यानी कि बिल्कुल सीधा खड़ा हो, बिल्कुल सीधा खड़ा हो, कोई बेस के साथ बिल्कुल सीधा खड़ा हो। तो अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में एक वर्टेक्स से अगर आप ऑपोजिट साइड के बेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन जो होता है वो आपके इस जिस वर्टेक्स से आपने ड्रॉ किया है वो लाइन उस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए साइड को भी बाइसेक्ट करते हुए आगे निकल जाता है, ठीक है। तो अगर ये हमारा पूरा एंगल 60 था तो ये हमारा आधा एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये आधा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अगर हमारा ये साइड x था, ये भी इक्वल था और ये भी हमारा x था पूरा, तो अब अगर इस परपेंडिकुलर ने इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो आप मुझे बताओ कि ये पार्ट का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे x/2 लिख दीजिए क्योंकि इसका आधा होगा, और यहाँ भी आप x/2 लिख दीजिए क्योंकि ये भी इसका आधा होगा। और जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया उस पॉइंट को लेट हमने मान लिया d। तो आप बताइए मुझे कि पहले ये क्या था, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल था जहाँ पे तीनों एंगल 60 60 60 थे। अब हमने क्या कर दिया, इस ट्राइंगल को एक राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना आसान हो गया है क्योंकि हमें डेफिनेट टर्म्स मिल गए हैं रिगार्डिंग हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है। क्योंकि इस ट्राइंगल में आप बोल नहीं पा रहे थे कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस है, तो सिंपली इसको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनियस है। तो सिंपली आप मुझे इस ट्राइंगल देख के बताओ कि यहाँ पे आपको कितने ट्राइंगल्स दिखे राइट एंगल ट्राइंगल। आप बोलेंगे सर दो ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं, एक तो ADC दिख रहा है और एक मुझे ADB दिख रहा है। तो सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ये मेरा A हो गया, ये मेरा D हो गया, ये मेरा C हो गया। आपको ये ट्राइंगल भी दिख रहा हो, यहाँ भी ड्रॉ कर दो, आपकी मर्जी ड्रॉ करो। ये रहा A, ये रहा D, ये रहा B। आप इस पे अप्लाई करो, इस पे अप्लाई करो, बात एक है। यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 30, यहाँ 30, सेम दिख रहा है। अप्लाई कर दो इस ट्राइंगल पे। मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। चलिए, अगर मैंने इसको चूज़ किया तो ये मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ, आप बाद में इसको ट्राई कर लीजिए अपने घर पे, ठीक है।
मैं अभी फिलहाल 30 जानना चाहता हूँ कि साइन 30 कितना होता है। तो सिंपली आप बोलोगे सर साइन 30 एज अर्लियर आपने कहा था कि पी बाई एच का रेशियो होता है। सिंपली आपको परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए, डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए। लेकिन हमें यहाँ पे क्या एच पी और बी पता है क्या? पता है क्या? पूरी तरह से नहीं पता है, निकाल लेंगे। तो हमने देखा कि ये ट्रायंगल एक्स था, ये भी एक्स साइड था, ये भी एक्स साइड था, इसका वैल्यू दिया हुआ था, तो हमको एक्स पता है, यानी कि ये हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ है। हमको बेस का वैल्यू पता था, ये x/2 दिया हुआ है। क्या नहीं पता है? ये नहीं पता है। जिसको मान रहे हैं उसका उल्टा में क्या होता है? पी होता है। जो राइट एंगल होता है उसका उल्टा में एच होता है, और जो नहीं दिया हुआ है वो हमारा क्या है? बेस नहीं दिया हुआ है। तो बेस निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, जो कहता है कि सर एच का स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर। तो सिंपली यहाँ पे बेस निकालना है, तो बेस को इधर रखो, पी को उधर भेज दो, तो यहाँ पे हमारा बी क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर भी बन जाएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। हमको h का वैल्यू पता है x, तो x का स्क्वायर कर दो, p का वैल्यू पता है x/2, इसका स्क्वायर कर दो और ये रूट ओवर लगा दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे रूट ओवर 1 4 कैल्सियम 4 होता है, 1 4 जा 4, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4x स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 होता है, तो यहाँ पे 1x स्क्वायर रूट ओवर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 4, ये रूट ओवर रूट सॉल्व करेंगे, रूट 3 का कोई परफेक्ट रूट आता नहीं है, यानी कि रूट 3 रह जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा, 4 का रूट क्या 2 हो जाएगा। वैल्यू निकल चुका है, h का वैल्यू कितना निकला हमारा? तो आपका आया √3x/2, सॉरी ये हमारा बेस निकल गया है। कितना आया? √3x/2 आया। वी नो ऑल आवर वैल्यूज दैट इज h, p एंड b। अब आप सिंपली साइन 30 पे इस चीज़ को अप्लाई कर दो। तो बताओ साइन 30 का रेशियो क्या है? p बाई एच। जो एंगल कंसिडर कर रहे हैं उसका उल्टा में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे DC है, h यहाँ पे क्या है? AC है, तो सिंपली यहाँ पे AC लिख दो। DC का वैल्यू कितना? आप बोलोगे सर x/2 लिखा हुआ है, लिख दीजिए। AC का वैल्यू कितना? सर x लिखा हुआ लिख दीजिए। ये हमारा फ्रैक्शन में है, ये हमारा फ्रैक्शन में नहीं है, इसके नीचे 1 मान लेंगे। व्हेन ए फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय ए फ्रैक्शन, तो हम जानते हैं रूल्स क्या होता है सॉल्व करने का। सिंपली जो डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, x काट दीजिए, 1/2 आपका आंसर होगा। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। यू आप जानते हैं कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि cos 30 क्या होता है? ये आपका b/h होता है। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ b। आप बोलोगे सर ये 30 है, इसका उल्टा में p होता है, तो ये b हो जाएगा आपका। तो b यहाँ पे क्या है मेरा? AD है, तो AD लिख दो। h फिक्स होता है, चेंज होता नहीं है, AC लिख दो। AD का वैल्यू कितना होता है? √3x/2 होता है। AC का वैल्यू कितना होता है? आप बोलोगे x लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, 1 मान लो इसके नीचे, तो ये रहा √3x/2 इंटू 1 ऊपर जाएगा, x नीचे जाएगा, x काट दो, कितना आंसर आएगा आपका? √3/2 आपका आंसर आ गया। cos 30 √3/2 होता है। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ tan 30। यू नो दैट tan 30, tan का जो रेशियो होता है वो p/b होता है। नाउ वी नो आवर p, दिस इज DC, we know our b, this is AD. now the value of BC is x/2, the value of AD is √3x/2. now simply convert x cancel out, √2 cancel out, simply आंसर मिल जाएगा हमको 1/√3। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। now tell me what is the value of cosec 30। साइन का उल्टा होता है cosec, 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2। cos 30 का उल्टा क्या होता है? sec 30। cos का वैल्यू है आपका √3/2, रिवर्स कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2/√3। tan 30 का होता है आपका cot 30, सिंपली रिवर्स कर दो 10 का, √3/1 है, यानी कि √3 आंसर हो जाएगा, खत्म आंसर। तो आपने 30 का एंगल सारा निकाल लिया है, यानी कि ये एंगल्स आपका निकल गया, वैल्यूज निकल गए। आपको याद करने की तभी जरूरत पड़ेगी जब आप पूरे समझोगे चीज़ों को, आप समझ के रटोगे तो आपको काम भी आएगा। बिना समझ के रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ट्रिग्नोमेट्री उन लोगों के लिए नहीं जो रट के पास होने वाले मैथमेटिक्स। समझ के ही आप कुछ कर सकते हैं, बिना समझ के आप नहीं कर पाएंगे। चलिए हमने 30 का निकाल चुके हैं, 30 का निकाल चुके हैं, 45 का निकाल चुके हैं, 60 का निकालना है हमें। बताइए 60 कैसे निकालेंगे? तो बस 60 का तो पता ही है हमको, ये एंगल हमको रेफरेंस मानना है। इस एंगल को रेफरेंस मानिए, आपका इसका उल्टा में जो साइड है वो आपका क्या बन जाएगा? सिंपली P बन जाएगा।
जो एंगल मानते हैं उसका उल्टा में पी होता है, तो बेस हमारा ये हो जाएगा। अब तो बेस हमारा ये हो गया, और एच तो फिक्स होता ही है क्योंकि राइट एंगल उल्टा में एच होता है, तो एच तो चेंज होगा नहीं। तो सिंपली आप मुझे साइन 60 का रेशियो निकाल के दिखाओ। तो आप बोलोगे सर साइंस का रेशियो तो पी बाई एच होता है, लिख दीजिए पी बाई एच। पी बाई एच क्या है, इसके रेस्पेक्ट में पी हमारा ये बन गया, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे ए डी। एच यहाँ पे क्या बन गया, आप लिख दीजिए यहाँ पे ए सी। तो ए डी क्या बन गया आपका, √3x/2 बन गया। ए सी क्या हो गया आपका, एक्स हो गया। ये फ्रैक्शन में है, ये नहीं है फ्रैक्शन में, 1 मान लेंगे नीचे में, वैल्यू सॉल्व कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। तो एक्स से एक्स गया, कितना आंसर आएगा, √3/2 आंसर आएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ cos 60। आप बोलेंगे सर cos का वैल्यू तो पता है मुझे, cos का रेशियो होता है p बाई एच। इसके रेस्पेक्ट में p अगर ये है तो मेरा बेस ये हो जाएगा, तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पे डी सी। एच तो फिक्स होता है, एच तो फिक्स ही होता है, इसी लिख दीजिए। डी सी का वैल्यू आपको पता है x/2 है, ए सी का वैल्यू पता है आपको x है, ये फ्रैक्शन में ये नहीं है, 1 मान लीजिए इसके नीचे, x/2 1 ऊपर में जाएगा, x काट दीजिए, 1/2 आंसर आ गया आपका सिंपली। अब बताइए मुझे tan 60 का रेशियो क्या होगा। आप बोलेंगे सर tan का रेशियो तो p बाई बी होता है, हमको बहुत अच्छे से पता है कि 60 का उल्टा में जो साइड होता है वो p होता है, तो लिख दीजिए यहाँ पे ए डी। b आपको पता है डी सी होता है, लिख दीजिए डी सी। तो आपको पता है √3x/2 और डी सी का वैल्यू पता है आपको x/2। सिंपली फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को डिवाइड कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो ये 2 जाएगा ऊपर में, x जाएगा नीचे में, x काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, आंसर कितना है आपका √3 आंसर आ जाएगा। तो tan 60 कितना आपका √3 होता है। नाउ सिंपली मुझे आंसर बताइए। अब आप लोग बताइए कि cos 60 कितना होगा। तो आप जानते हैं सर साइन का उल्टा cos होता है, तो साइन 60 की वैल्यू आपने लिखा है √3/2, तो उसको रिवर्स कर देंगे तो 2/√3 आंसर हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू आपको पता है, यानी कि sec 60 का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। cos का उल्टा होता है sec, आपको cos का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो सिंपली इसको रिवर्स कर दीजिएगा आपको, लेकिन 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2 होता है। tan 60 का वैल्यू आपको पता है, तो cos 60 भी आप निकाल सकते हैं। आपने बोला tan 60 √3 होता है, तो उसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सारे 60 निकाल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ बताइए। आपको कहीं भी 090 दिख रहे थे, दोनों फिगर में नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने दोनों को इरेज कर दिया। तो हमने 60 भी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 0 और 90। बहुत अच्छे से याद रखिएगा 0 और 90 के बारे में। चलिए आप 0 और 90 एक ट्रायंगल में क्रिएट कैसे कर सकते हैं बताइए। तो क्या एक ट्रायंगल में 0 और 90 साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं? कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। चलिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ। चलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका 90 फिक्स है। इन दोनों में हमको चेंज करना है एंगल को, एक को 0 बनाना है, एक को 90 बनाना ऑलमोस्ट, ठीक है, तभी आपका 0 90 एक साथ पॉसिबल हो पाएगा। मैं इस एंगल को छोटा करना चाहता हूँ। अगर मैं इस एंगल को छोटा करूँगा तो ये एंगल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 होना चाहिए सम एंगल्स का। ये 90 तो चेंज होने वाला है नहीं, तो अगर मैं ये एंगल डिक्रीज करूँगा तो अल्टीमेटली ये एंगल इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो अब मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट डायग्राम ये बनेगा। मैं इस एंगल को छोटा कर रहा हूँ, ये तो बी था मेरा फिक्स था, ये सी हो गया, ए हो गया। बताइए अगर मान लीजिए ये एंगल 60 था, तो अब ये एंगल कितना हो गया, ज़्यादा हो गया है, 70 हो गया। ये अगर पहले अगर 20 था तो ये और कम हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको और एंगल बड़ा कीजिए। तो मैं बोलूँगा सर आप ऐसे नेक्स्ट टाइम ऐसे हो जाएगा, ये एंगल और छोटा हो जाएगा, ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, ये तो फिक्स होगा ही 90 डिग्री। लास्ट डायग्राम जो बनने वाला है, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये फिगर ऐसा बन जाएगा, ऑलमोस्ट 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 आपका ये और ये मर्ज होने वाला है, ऑलमोस्ट मर्ज हो जाएगा। तो अब आपका ये एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल बी और एंगल ए आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा दोनों एंगल, यानी कि एंगल ए भी 90 हो जाएगा, एंगल बी भी आपका 90 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि ऑलमोस्ट, यानी कि ये एंगल परफेक्टली 0 तो था नहीं, तो ऑलमोस्ट 0 बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमने शुरुआत किया था और हम पहुँच गए यहाँ पे। तो आपने देखा कि जैसे जैसे एंगल सी घट रहा है, हमारा जो हाइपोटेनियस है वो बेस के साथ धीरे धीरे पर्ज होते जा रहा है, क्योंकि हमारा ए भी छोटा हो रहा है। देखिए एंगल सी यहाँ पे थोड़ा बड़ा था, यहाँ पे एंगल सी थोड़ा छोटा हो गया, तो हमारा ए भी छोटा हो गया। एंगल सी और छोटा हुआ, हमारा ए भी और छोटा हो गया। एक वक्त ऐसा है कि एंगल सी हमारा 0 हो गया, तो ए भी ऑलमोस्ट गायब हो गया,
और मेरा जो हाइपोटेनियस था AC वो ऑलमोस्ट बेस के साथ जो हो गया वो इक्वल हो गया। यानी कि इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि AB हमारा क्या है, ऑलमोस्ट जीरो है। हमारा BC जो हमारा बेस था वो तो चेंज हुआ नहीं है, डजंट चेंज। और हमारा जो AC था, जो हमारा हाइपोटेनियस था, वो देखिए धीरे धीरे BC के इक्वल आ गया। यानी कि AC जो हो गया हमारा BC के बराबर आ गया यहाँ पे। क्या आपको ये डायग्राम समझ में आया कि कैसे यहाँ पे हो रहा है? हम एक एंगल को 0 बनाना चाहते हैं और एक को 90 बनाना चाहते हैं, तो ये हमारा सीक्वेंस है हमारा डायग्राम का। देखिए कैसे हो रहा है यहाँ पे। नाउ हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर मुझे एंगल A को मैं रेफरेंस मानना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एंगल A को रेफरेंस मानना चाहता हूँ, तो आप अब इस फिगर पे ध्यान देंगे, बाकी को भूल जाएंगे। आप इस फिगर पे ध्यान दीजिए, बताइए साइन A हमारा क्या होने वाला है। यानी कि साइन A अभी कितना है हमारा, 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे मैं 90 डिग्री लिख रहा हूँ। ध्यान दो, साइन 90 कितना होगा? आप बोलोगे सर साइन 90 तो यहाँ पे ये एंगल है, और इसके रिस्पेक्ट में जो हम मानते हैं उसका उल्टा साइड क्या होता है? उसका उल्टा साइड अभी मुझे ये दिख रहा है, BC दिख रहा है, तो साइन का रेशियो तो P/H होता है। और जो एंगल कंसिडर करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एंगल ये था, इसका उल्टा में BC दिख रहा है, तो BC लिख दीजिए यहाँ पे। H हमारा क्या है, हमारा ACH है, तो H लिख दीजिए यहाँ पे AC। अब बताइए, मैंने अभी बताया था आपको इस ट्रायंगल में BC और AC हमारा क्या हो गया है, एक हो गया है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि BC की जगह मैं लिख दूंगा AC, और AC तो AC रहेगा ही, तो दोनों क्या होगा, रेशियो 1 बनाएगा। सिमिलरली आप मुझे बताइए cos 90 कितना होगा? आप बोलोगे सर cos 90 तो एंगल A आपका ये है, उसका उल्टा में P होता है, तो B आपका ये हो जाएगा बेस। तो cos जो होता है वो B/H का रेशियो होता है, और बेस हमारा क्या है यहाँ पे AB है, और H हमारा क्या है, H तो फिक्स है, AC हमारा। तो आप जब बताओ इसके रेस्पेक्ट में देखो, अब AB तो हमारा 0 हो गया है, तो 0 लिख दो यहाँ पे, और AC हमारा क्या है, AC का वैल्यू जो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, जब ऊपर में हमारा 0 हो गया तो आंसर क्या निकलेगा, 0। ठीक है, तो cos 90 क्या होता है, 0। क्यों? क्योंकि हमारा AB यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, tan 90 जरा बताना क्या होता है? आप बोलोगे सर tan तो रेशियो होता है P/B का, तो यहाँ पे तो P कौन है, तो हम जानते हैं कि जो एंगल A हमने माना था उसका उल्टा में P होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए BC, और B कौन सा है, तो B तो यहाँ पे AB हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारा BC क्या था, BC तो जो चेंज हुआ नहीं है, BC को BC लिख दो, AB तो गायब ही हो गया, तो AB गायब होता है 0। तो कोई भी चीज़ को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर निकलता है क्या, नहीं निकलता आंसर, यानी कि नॉट डिफाइंड। इसका आंसर पॉसिबल है कि इन्फिनिटी लिखते हैं इसको। बताइए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। बताइए, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, तो साइन का उल्टा कर दीजिए, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, तो cos 90 1 होता है। cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो sec 90 क्या हो जाएगा? आप बताओगे सर 0, तो यहाँ पे 0 का उल्टा क्या होगा, देखते हैं 0 का उल्टा क्या होगा। तो सिंपली हम जानते हैं cos का उल्टा sec होता है, cos का रेशियो अगर B/H है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। तो यहाँ पे H क्या था हमारा, AC था, और B क्या था हमारा, AB था। तो सिंपली देखो AC हमारा कितना है, AC का वैल्यू जो कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, AB तो हमारा 0 हो गया, तो AB की जगह 0 लिख दो, और एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, sec 90 बाबू डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, tan 90 का वैल्यू बताइए। तो tan 90 का वैल्यू तो आपको पता है इन्फिनिटी, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot 90। तो आप बोलोगे सर cot 90 कैसे निकालें, तो पता ही सिंपल सा रेशियो है। तो tan अगर P/B है तो cot क्या है, P/P है। तो बेस हमारा यहाँ पे क्या है, AB, P यहाँ पे क्या है हमारा BC, तो AB यहाँ पे 0 हो गया ना, AB तो कैंसिल हो गया था, 0 हो गया था, यहाँ पे AB को 0 लिख दो, BC जो भी क्या फर्क पड़ता है, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग गिव्स 0। तो ये हमारा 90 का वैल्यू है। तो ये हमारा sin 90 है, ये हमारा cos 90 है, ये हमारा tan 90 है, ये हमारा cosec 90 है, sec 90 है, ये cot 90 है। देख रहे हैं आप, वैल्यूज पहले समझेंगे, बाद में वैल्यूज को मेमोराइज करेंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री बिना समझे हुए कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 0 पे अप्लाई करते हैं। 0 डिग्री कैसे क्या होता है देखेंगे जरा, 0 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा AB 0 था, BC चेंज नहीं हुआ था, और हमारा AC जो है वो मर्ज हो गया था BC के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे एंगल 0 कंसिडर करना है, तो एंगल 0 तो हमारा ये रहा। जो हम एंगल कंसिडर करते हैं उसका उल्टा में क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, AB हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, BC हमारा क्या बन जाएगा, बेस, और AC हमारा क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस। चलिए बोलिए साइन 0 कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर साइन तो रेशियो होता है P/H का,
और यहाँ पे आपने लिख के रखा है कि जो एंगल को कंसिडर करते हैं उसका उल्टा में पी होता है, तो यहाँ पे हमने जीरो कंसिडर किया है, जीरो का उल्टा में हमको दिख रहा है ए बी, तो लिख दो यहाँ पे ए बी। एच कितना होता है, तो एच तो फिक्स है, ए सी आपका एच है। तो बताइए ए बी क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पे कुछ ए बी देखने को मिल रहा है, नहीं ए बी जीरो है यहाँ पे, तो ए बी को जीरो पुट करेंगे और ए सी कितना हो जाएगा आपका, ए सी को आप पुट करेंगे, कुछ भी पुट करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, जीरो से कुछ भी डिवाइड करिए, आंसर जीरो ही आने वाला है। बताइए कॉस जीरो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 0 डिग्री है और कॉस जो होता है वो बी बाई एच का रेशियो होता है, तो इसका उल्टा में हमेशा पी होता है, तो बेस मेरा क्या बन गया, बेस मेरा बी सी बन गया और एच मेरा क्या बन गया, एच मेरा ए सी बन गया। दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों मर्ज हो गए थे एक साथ, तो ए सी बाई ए सी का रेशियो आप क्या बोलेंगे सर, आपका वन ही होगा आंसर। तो कॉस 90 कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है आपका। सिमिलरली आप बोलोगे सर टेन जीरो कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर टेन जीरो, तो ये रहा आपका यहाँ जीरो, इसका उल्टा में हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो टेन जो होता है वो पी बाई बी का रेशियो होता है, तो पी यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा में ए बी दिख रहा है, तो ए बी लिख दो, बेस जो है बी सी लिख दो, ए बी तो गायब ही हो गया, तो ए बी को जीरो लिखो, बी सी कुछ भी क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर तो क्या निकलने वाला है, जीरो ही निकलने वाला है, खत्म। चलो बताओ साइन का उल्टा क्या होता है, कॉजिक होता है। बताइए कॉजिक जीरो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर कॉजिक तो रेशियो होता है एच बाई पी का, यहाँ पे हाइपोटेनस तो मेरा ए सी था और परपेंडिकुलर जो एंगल मानते हैं उसका उल्टा परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे ए बी था और हम जानते हैं ए बी हमारा जीरो है क्योंकि ए बी तो खत्म ही हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड आपका आंसर होने वाला होगा। ठीक है, आप बताइए नेक्स्ट कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो बताइए सेक जीरो कितना होगा, आप बोलेंगे सर कॉस का रेशियो होगा एच बी बाई एच है, तो इसका रेशियो क्या होगा एच बाई बी, तो एच तो हमारा फिक्स है ए सी, बेस हमारा क्या हो जाएगा बी सी, तो ए सी और बी सी दोनों बराबर हो गए थे क्योंकि दोनों मर्ज हो गए, तो आंसर क्या निकलेगा 1। नेक्स्ट जो आता है लास्ट वो होता है कॉट जीरो कितना होता है, तो सर कॉट जीरो 10 होता है पी बाई बी का रेशियो, तो कॉट होगा बी बाई पी का रेशियो, तो अगर बी बाई पी का रेशियो है तो बेस हमारा क्या था यहाँ पे, बेस हमारा है बी सी, तो बी सी लिख दो यहाँ पे, पी हमारा क्या है, तो जो एंगल हम कंसिडर करते हैं उसका उल्टा में पी होता है, तो हमारा बेस क्या है यहाँ पे ए बी है हमारा परपेंडिकुलर, तो सर बी सी कुछ भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है, ए बी तो हमारा जीरो हो गया और हम जानते हैं कि कोई भी जो डिवाइड करते हैं जीरो से उसका आंसर निकलता है, इन्फिनिटी आंसर निकलता है, तो कॉट जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी आंसर होगा। तो आप ये रिलेशन देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पांचों एंगल स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ाई कर लिया है और वैल्यूज़ क्या क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग इसका चार्ट बनाएंगे, थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ, चार्ट क्रिएट करता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं सबसे वैल्यूज लिख लूँ। ठीक है, वैल्यूज़ मैंने लिख लिए। ठीक है, अब जितना भी मैंने आपको अभी तक समझाया है, ठीक है, अब आप खुद बोलो कि हमने क्या देखा कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो इस चीज़ से, इस चार्ट से हम क्या देख सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, एज वैल्यू ऑफ एंगल इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेस। यस और नो, जीरो था 1/2 हुआ, 1/√2 हुआ, √3/2 हुआ, 1 हुआ।